All right, let's start. So लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था S3. सबको स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ओके. सो लास्ट लेक्चर्स में हमने S3 पूरी तरीके से कंप्लीट किया था. उसमें व्हाट इज S3, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस अवेलेबल इन S3 एंड स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग क्या होती है. So, वो सब हमारा कंप्लीट हो गया है. नाउ मूविंग ऑन टू दी अनदर टॉपिक, अनदर सर्विस ऑफ AWS, दैट इज कॉल्ड EFS. EFS आई होप अगर आप लोग स्टार्टिंग क्लासेस को रिमेंबर करोगे तो आपको याद आएगा. स्टोरेज की जब बात हो रही थी तो हम लोग डिस्कस किए थे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस आर अवेलेबल. S3 स्टोरेज है और EBS है, दैट इज अटैच टू द EC2 इंस्टेंस, एंड EFS है. तो ये तीन तरीके की स्टोरेज की बात हम लोग किए थे जब हम स्टोरेज की क्लास शुरू किए थे. तो S3 हमारा कंप्लीट हो गया है, EBS हम करेंगे एंड EFS हम आज शुरू कर रहे हैं. तो EFS का फुल फॉर्म क्या होता है? इलास्टिक फाइल सिस्टम. ठीक है, इसके बारे में पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है ये. ठीक है, तभी हमें इसको समझने में आसानी होगी. तो बेसिकली EFS जो होता है ये इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टोरेज जो कि AWS हमें प्रोवाइड करता है. और इसको हम यूज़ कैसे करेंगे कि जैसे हमारे पास दो सर्वर है. ठीक है, दो सर्वर है हमारे पास. एक सर्वर ये है, ये जो ऑरेंज बॉक्स में है, और एक सर्वर ये है. दोनों का अवेलेबिलिटी जोन हमारा अलग है. ठीक है, इसका अवेलेबिलिटी जोन दूसरा है, इसका अवेलेबिलिटी जोन दूसरा है. आई होप यू गाइज रिमेंबर कि अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है. ठीक है, रीजन नहीं, सिर्फ अवेलेबिलिटी जोन. तो इस ये जो हमारा EFS फाइल सिस्टम है ये एक कॉमन जगह पे रखा जाएगा. ठीक है, इसको हम एक कॉमन जगह पे रखेंगे जिससे कि ये भी एक्सेस कर ले और इसको ये भी एक्सेस कर ले. अब इसका मैं थोड़ा सा वियर टाइप का एग्जांपल दूं. लाइक कॉमन वॉशरूम होता है, एक होता है पर्सनल वॉशरूम होता है जो आपका बेडरूम के साथ अटैच होता है. ठीक है, तो उसमें सिर्फ आप पर्सनल जो उस बेडरूम का आदमी रहेगा वही है, उसको एक्सेस कर सकता है. ठीक है, लेकिन जो एक कॉमन एरिया में वॉशरूम होता है वो घर का कोई भी उस सदस्य उसको यूज़ कर सकता है. ठीक है, तो एक तरह से हम इसको थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल है, हम उसको एज अ समझते हैं. ठीक है, तो ये हमारा कॉमन एरिया में ये फाइल सिस्टम हमारा स्टोरेज रखा हुआ है. तो ये EC2 इंस्टेंस वाला जो पर्टिकुलर बंदा है उसको यहाँ से एक्सेस कर सकता है एंड इसको भी एक्सेस कर सकता है. और ऐसा नहीं है कि एक्सेस करने के लिए ये रखा हुआ है, कोई अलग से तरीका है इसको एक्सेस करने का. नहीं, इसको माउंट किया जाता है. माउंट मीन्स कि जैसे जो हमारा कॉमन एरिया में जो वॉशरूम है उसका एक रास्ता आपके मतलब एरिया में होगा, मतलब घर में आपका एक रास्ता होगा कि यहाँ से जाना है आपको. ठीक है, वो अटैच है, आपके घर में ही अटैच है. ठीक है, कॉमन एरिया में. तो ये भी हम पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस पे अटैच करते हैं इसको. ठीक है, इस फाइल सिस्टम को, इस स्टोरेज को हम यहाँ पे अटैच करेंगे. ठीक है, इस पे और यहाँ पे भी हम अटैच करेंगे. और ये हम जितने मर्जी है उतने EC2 इंस्टेंस पे अटैच कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है. ठीक है, तो आप जब EFS को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज EFS, हाउ डू वी एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन EFS फाइल सिस्टम फ्रॉम एन EC2 इंस्टेंस, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EFS, EBS एंड S3. तो ये मेजरली क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू में, इंटरव्यू जो आपसे पूछेगा. ठीक है, तो यू विल बी एबल टू आंसर वंस इट्स कंप्लीटेड. तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं. अमेजन इलास्टिक फाइल सिस्टम, अमेजन EFS provides a simple, scalable, fully managed, elastic NFS file system. NFS कोई बता सकता है what is NFS? किसी को याद है NFS? हालांकि पढ़ाया नहीं मैंने, लेकिन ये कॉमन चीज है. NFS इज अ कॉमन टर्म. यस, नो? सर ये नेटवर्क से रिलेटेड है। हम्म, दिस इज अ नेटवर्क फाइल शेयर.
NFS। ठीक है। ओके सर। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि जो आपका स्टोरेज है वो EC2 इंस्टेंस पे कॉमन जगह पे रखा हुआ है, तो वो EC2 इंस्टेंस उसको एक्सेस कैसे करेगा? तो नेटवर्क को बीच में आना पड़ेगा ना। नेटवर्क फाइल शेयर, इट्स काइंड ऑफ अ नेटवर्क फाइल शेयर सिस्टम। ठीक है। फुली मैनेज इलास्टिक NFS फाइल सिस्टम फॉर यूज विथ AWS क्लाउड सर्विस एंड ऑन प्रेमिसिस रिसोर्सेज। इसको हम, जो EFS है, इसकी अच्छाई ये है कि आप इसको सर्वर क्लाउड के लिए भी यूज कर सकते हो एंड ऑन प्रेमिसाइज सर्वर के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है। मीन्स इसका अब मतलब समझते हैं। ठीक है। मीन्स वी यूज EFS when we are running multiple EC2 instance in a multiple availability zone in a region, and you want to create a common storage between EC2 instance so that instance in two availability zone can access storage read write, so you can use EFS। ठीक है। तो इसका आप समझते हैं मतलब हम यूज क्यों कर रहे हैं इसको। सोचो आपके प्रोजेक्ट में, आपकी टीम में 10 लोग हैं। ठीक है। एंड आपकी टीम जो है वो है सॉफ्टवेयर बनाती है, मतलब एप्लीकेशन डेवलप करती है। तो सब तो बनाएंगे नहीं सॉफ्टवेयर, मतलब डिवाइड होगा ना काम। जैसे जैसे कोई आप घर बनवाते हो। ठीक है। तो घर बनवाने के लिए अलग अलग लोग आते हैं, मिस्त्री आता है, लेबर आता है। ठीक है। एक ठेकेदार रहेगा, एक आएगा आर्किटेक्ट आएगा। तो सबका काम अलग अलग रहता है ना, लेकिन सबका काम मेजरली क्या है? घर को बनाना है ना। सबका काम मेजरली क्या है? घर को बनाना। तो वैसे ही जब आप एक एप्लीकेशन डेवलप करते हो, तो एक होगा डेवलपर जो कोड लिखेगा, एक होगा जो फिनिशिंग देगा, ठीक है, इमेजेस वगैरह अपलोड करेगा, एक होगा जो उसको टेस्ट करेगा। ठीक है। तो उसके लिए कॉमन स्टोरेज हमें यूज़ करना पड़ता है। कॉमन स्टोरेज क्या फ़ायदा होगा यूज़ करने का? जैसे एक पर्टिकुलर शेयर ड्राइव है। ठीक है। एक पर्टिकुलर शेयर ड्राइव है। ठीक है। मान लो ये कॉमन स्टोरेज है, इसमें आप डेवलपर अपना इमेज भी रख देगा, इसमें अपना स्क्रिप्ट भी रखेगा। ठीक है। और क्या बोलते हैं, फाइल्स भी रखेंगे, डेटा भी रखेंगे, सब कुछ यहाँ पे रखेगा। एंड क्योंकि ये आपको ज़रूरत है इसकी, तो ये अटैच कर देंगे हम एक पर्टिकुलर कॉमन EC2 इंस्टेंस पे। ठीक है। 10 लोग की टीम है आपकी। अब 10 लोग, बार बार आपको मांगना नहीं पड़ेगा भाई डेटा कहाँ पे, डेटा कहाँ पे है। 10 लोगों के कंप्यूटर पे ये पर्टिकुलर फोल्डर आपको विजिबल होगा। ठीक है। 10 लोगों के कंप्यूटर पे ये फोल्डर विजिबल होगा। तो दैट इज कॉल्ड EFS। एंड इसकी एक खासियत है, ये सेम रीजन में रहना चाहिए। अगर मुंबई में है तो मुंबई में, US में है तो US में। एंड मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के लिए यूज होता है ये। मतलब आपका इंस्टेंस अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में रह सकता है। एंड जो हमारा वो फोल्डर रहेगा, शेयर्ड फोल्डर, ठीक है, EFS, उसको हम रीड राइट कर सकते हैं। जब हम माउंट करेंगे, अभी हम लैब करेंगे, तो जब माउंट करोगे आप उसको रीड एंड राइट कर सकते हो। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। EFS इज क्रिएटेड इन अ सिंगल रीजन एंड यूज्ड फॉर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। यू सेलेक्ट सबनेट वाइल क्रिएटिंग EFS। जब आप EFS क्रिएट करोगे तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा सबनेट। सबनेट हमारा कहाँ पे बनता है? रीजन में। VPC रीजन में, यस सर। सबनेट हमारा अवेलेबिलिटी जोन में बनता है। ठीक है। VPC हम रीजन में बनाते हैं। सबनेट इज अ, ये क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में। सबनेट इज अ रीजन स्पेसिफिक और एजी स्पेसिफिक। ठीक है। तो जब आप EFS बनाओगे
तो वहाँ पे सबनेट चूज करने का ऑप्शन आएगा। द EC2 इंस्टेंस इन द सबनेट विल ओनली हैव द एक्सेस टू EFS। जब आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो वहाँ पे क्या बोलते हैं, सबनेट चूज करते हो ना, करते हो कि नहीं सबनेट जब यस भी, सर। है ना। तो जो सबनेट, उस सबनेट में जितने इंस्टेंस रहेंगे सिर्फ उन्हीं सर्वर्स को एक्सेस होगा EFS का, ठीक है। एंड इसका मेजर प्रॉपर्टी क्या है, EFS हमारा किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, दैट इज लिनक्स मशीन ओनली, और विंडोज विंडोज पे नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हम लैब करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आना है तो आना है, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए इसको, ठीक है, EFS क्या होता है। तो लैब करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो EC2 इंस्टेंस बनाएंगे अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में, एंड सेम सिक्योरिटी ग्रुप अटैच होना चाहिए, ठीक है। और हमें NFS जो क्या बोलते हैं, नेटवर्क फाइल शेयर, और ये EFS हम क्रिएट करेंगे, उसके लिए भी हमें एक क्या बोलते हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम दो EC2 इंस्टेंस बनाते हैं। तो आप आ जाइए अपना, ठीक है, कंसोल पे, एंड EC2 इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस, इसको हम बनाते हैं, पहले हम नाम बाद में देंगे, डेवॉप्स हाइफन। मैं इसमें दूसरी एक वो डेवॉप्स वाली EMI चूज करता हूँ, ठीक है। CentOS 7 ले लेता हूँ। बाकी सब हमारा डिफॉल्ट रहेगा। EMI हमारी ले लिया हमने, T2 माइक्रो ही रहेगा। की पेयर मैं प्रोसीड विदाउट की पेयर लूँगा, जिससे हमारा टाइम बचे। नेटवर्क सेटिंग में आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसमें एडिट करो। VPC आप डिफ़ॉल्ट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। सबनेट में आपको चेंज करना है, ठीक है। सबनेट में ले लेता हूँ US ईस्ट 1A, ये एक अवेलेबिलिटी जोन है, और बाकी सब आपका सेम रहेगा। सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप पे आपको करना है, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, एंड इसमें हम ले लेंगे अलाउ ऑल। आप लोग भी होप करता हूँ बनाए होगे अलाउ ऑल से। बस इसको हम कर देते हैं। नहीं, नाम हमें रखना है ना, इसका है 1A, ठीक है, 1A लॉन्च इंस्टेंस। दूसरा बनाते हैं हम, वन बी रखते हैं इसका नाम। EMI चूज करते हैं। विदाउट की पेयर, सबनेट यहाँ पे चेंज करेंगे हम। VPC आपका डिफॉल्ट ही रहेगा। इसमें हम लेंगे 1B, ठीक है। पहले वाला जो था हमारा 1A था, एंड दूसरा वाला है 1B रहेगा। सिक्योरिटी ग्रुप ज़रूरी है, अलाउ ऑल कहाँ गया, बस बाकी सब हमारा सेम रहेगा। 1B हो गया ये, और इसको लॉन्च करते हैं।
तो हमारा EC2 इंस्टेंस हो गया। अब हम बनाते हैं NFS के लिए एक सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है। उसके लिए हमें आना पड़ेगा नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप। एक मिनट में देख लेता हूँ हमें कौन कौन से पोर्ट अलाउ करने हैं। ठीक है, अभी कौन आया भाई। ओके, क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे माई ई EFS SG, माई EFS SG। ठीक है, और VPC आपका वही सेम रहेगा। VPC आपका देख लेता हूँ मैं कौन सा है। VPC ID है 40840। ठीक है, मतलब VPC आपका सेम रहना चाहिए ना, क्योंकि सेम नेटवर्क में रहना चाहिए ना वो। तो ये हो गया आपका नेम, हो गया। डिस्क्रिप्शन छोड़ो आप। अब आपको इनबाउंड में रूल्स लगाने हैं। ठीक है, आउटबाउंड में नहीं है। एक मिनट, आउटबाउंड में अलाउ ऑल है, इनबाउंड में NFS। तो आपको एक रूल क्रिएट करना है इनबाउंड में। ठीक है, वो है NFS से रिलेटेड। यहाँ पे आप NFS करोगे, नेटवर्क फाइल शेयर के नाम से रहेगा। और इसका पोर्ट है 2049। इसको डेस्टिनेशन कहाँ है इसका। एक सेकंड, सॉरी, फिर से बनाता हूँ मैं। आउटबाउंड NFS ठीक है, ये आपका आउटबाउंड हो गया। सॉरी, गलती हो गई क्या मुझसे, इनबाउंड बनाना था, सॉरी माय बैड। इनबाउंड रूल हमें बनाना है, और इसको करते हैं NFS 2049 पोर्ट एनीवेयर IP करना है। और आउटबाउंड में आपको अलाउ ऑल कर दो आप, ऑल ट्रैफिक। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम आउटबाउंड में। हाँ, ऑल ट्रैफिक ही रहेगा हमारा। ठीक है, ऑल ट्रैफिक इसको कर देते हैं एनीवेयर IP। ठीक है, आपका देखो ये जो मैंने है एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है जिसका नाम है माई EFS सिक्योरिटी ग्रुप SG। ठीक है, एंड इसका यहाँ पे मैंने 2 रूल लगाए हैं। एक इनबाउंड में, जिसमें है जो नेटवर्क फाइल शेयर की होती है, पोर्ट होता है, उसको मैंने अलाउ किया। उसका पोर्ट होता है 2049। एंड आउटबाउंड को ऑल ट्रैफिक मैंने कर दिया है। कोई भी बाहर से ट्रैफिक आए, मतलब EC2 इंस्टेंस जिसकी IP या पोर्ट कुछ भी हो, वो अगर EFS को एक्सेस करेगा तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। कोई ट्रैफिक या पोर्ट इसमें हमें लगाना नहीं है। और इसको करेंगे हम क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक। डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ेगा आपको। एंड क्रिएट करते हैं इसको। ये ठीक है, आपका ये सिक्योरिटी ग्रुप हो गया है माई EFS SG के नाम से। अब क्या करना है, अब हमें EFS क्रिएट करना है।
ठीक है, ईएफएस के लिए हमें जाना पड़ेगा सर्च में, ईएफएस, ठीक है, मैनेज्ड फाइल स्टोरेज फॉर EC2, इसको करो ओपन। ठीक है, अमेजन इलास्टिक फाइल सिस्टम। अब हम करेंगे यहाँ पे क्लिक क्रिएट फाइल सिस्टम। नेम क्या रहेगा यहाँ पे, ठीक है, आपको नाम डालना है ईएफएस का अपने, माई ईएफएस। वीपीसी आपका यहाँ पे आएगा ऑप्शन, ठीक है, डिफॉल्ट जो भी वीपीसी आप बनाए रहोगे वो सारे इसमें दिखाएंगे, तो आपको उसमें से चूज करना है, तो हमें डिफॉल्ट ही यूज करना है, ठीक है। इसमें तो आप इसको एज इट इज रहने दो और कस्टमाइज पे क्लिक करो। ओके, माई ईएफएस मैंने डाल दिया नाम इसमें। एंड अब इसमें थोड़ा सा आप देखो, अगर S3 आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा इसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम ये भी पॉलिसी लगा सकते हैं कि स्टोरेज क्लास आपको कौन सा यूज़ करना है, स्टैंडर्ड या वन जोन, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से आपका स्टोरेज ही है, ठीक है। तो जो आपका ईएफएस में डेटा रहेगा वो महंगा ना पड़े आपको, इसलिए अमेजन ये भी सर्विस आपको देता है कि आप उसको सस्ता कर सकते हो। सस्ता इन द सेंस कि आप वहाँ पे स्टोरेज क्लास भी चूज़ कर सकते हो कि भाई इसको ना, मेरा डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्टैंडर्ड में रखो, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको वन जोन में रखो, है ना। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो कि अगर 30 दिन तक मेरा जो ईएफएस में डेटा है वो अगर मैंने उसको एक्सेस नहीं किया तो वो मूव हो जाए मेरा दूसरे बकेट में, ठीक है, ग्लेशियर में या डीप ग्लेशियर में। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हो आप, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, परफॉर्मेंस सेटिंग्स एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल है। लेकिन हमें इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्रिएट करना है फाइल सिस्टम, ठीक है, नाम हमें देना है और नेक्स्ट करना है वीपीसी चूज करने के लिए। कहाँ गया ये, यहाँ पे आपको कुछ सिर्फ नेम देना है और कुछ नहीं करना है, उसके बाद नेक्स्ट करो आप। फिर नेटवर्क का आ जाएगा आपका, चूज वीपीसी, किस वीपीसी पे आप इसको बनाना चाहते हो, जो आपकी डिफ़ॉल्ट वीपीसी है, क्योंकि आप आपका जो इंस्टेंस बना हुआ है वो इसी वीपीसी में बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस वीपीसी को छेड़ूंगा नहीं, ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है, जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो आप सबको यहाँ पे रिमूव करना है, ठीक है। और आपका जो क्या बोलते हैं सर्वर है वो आपने कहाँ पे बनाया है, कौन से अवेलेबिलिटी जोन में बनाया है? 1A एंड 1B में। या राइट, तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना है, माई ई एफ एस, माई ई एफ एस एस जी, ठीक है, ये हो गया। माई ई एफ एस एस जी यहाँ पे भी अटैच करो, माई ई एफ एस एस जी यहाँ पे भी अटैच करो। सब में आपको वही सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना है जो आपने ईएफएस के लिए बनाया है, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैंने ईएफएस के लिए जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है, माय ईएफएस, मैं इन सबनेट्स को, मतलब इन अवेलेबिलिटी जोन में जो इंस्टेंस हैं उनको आने जाने के लिए मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हूँ, जिसमें मैंने बताया है उनको कि आपका ये पोर्ट अगर है तो आप आ सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो अटैच करना पड़ेगा सिक्योरिटी ग्रुप, और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिसी वगैरह भी है, ठीक है, तो इसको डिफ़ॉल्ट ही रहेंगे देंगे हम, कुछ छेड़ेंगे नहीं इसको, ठीक है। और आप इसको एक बार रिव्यू कर लो, ठीक है, सब कुछ सही है आपका, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है आपका, ओके, वीपीसी स्टैंडर्ड एंड कीज कौन कौन से अवेलेबिलिटी जोन में है,
तो इसका फ़ायदा आप देख रहे हो, अगर आप चाहते हो सिर्फ आप इस अवेलेबिलिटी जोन में और इस अवेलेबिलिटी जोन में जो आपके सर्वर हैं सिर्फ उन्हीं को एक्सेस मिले, तो आप इन दोनों को रखो, बाकी सबको हटा दो, आप डिलीट कर दो एडिट करके। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास रिमूव का ऑप्शन था तो डिलीट भी कर सकते हो। मतलब सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी है कि आप चाह रहे हो कि सिर्फ इस बंदे को एक्सेस हो, इस बंदे को एक्सेस ना हो, तो ये भी अवेलेबल है। ठीक है, बस हमें कुछ नहीं करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। ये आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट। देखिए आपका बन गया ये। ठीक है, फाइल सिस्टम आईडी बन गई। साइज़ आप इसमें अभी सिर्फ 6 KB के आई बी की फाइल्स है, कुछ है नहीं इसमें, खाली है। ठीक है, क्रिएशन टाइम और आपका स्टोरेज कौन सा स्टैंडर्ड टाइप का है। अब आप इसको खोलोगे तो आपको ये देख रहे हो पूरा दिख रहा है इसमें। अब हम अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। सॉरी, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें करना है अटैच इसको, मतलब आपका ये पार्ट हो गया कंप्लीट। ये आपने बना दिया है, EFS भी बना दिया है और EC2 भी बना दिया है। लेकिन बनाने के बाद आपको रास्ता भी तो देना पड़ेगा, इसको अटैच भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अटैच करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। देखो, हमारा EC2 इंस्टेंस भी तैयार हो गया। हमने 2 सर्वर बना दिया। ठीक है, एक A में बनाया है, एक B में बनाया है। लेकिन अभी हमने इस EFS को हमने उस पर अटैच नहीं किया है। मतलब जैसे शेयर्ड फोल्डर होता है ना, शेयर्ड फोल्डर को अटैच करना पड़ता है आपके लैपटॉप से, तो वो अभी अटैच नहीं हुआ है, तो उसको अटैच करना है हमें। तो अटैच करने की क्या देखें, क्या चीज़ें हैं। क्लिक ऑन अटैच वंस EFS इज क्रिएटेड। ओके, EFS हमारा ये है और EFS के अंदर हम आ गए। ये है हमारा EFS और EFS के अंदर हमें जाना है। क्लिक करो आप, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट एंड अटैच का, तो आपको इसको अटैच करना है, तो अटैच पे क्लिक करो। अब आप 2 तरीका है, एक है DNS के थ्रू या फिर IP के थ्रू, तो हम डिफ़ॉल्ट लेंगे DNS के थ्रू। तो ये क्या कह रहा है, यूजिंग EFS माउंट हेल्पर। ठीक है, ये आपको कमांड सर्वर पे चलानी है, दोनों सर्वर पे आपको ये कमांड चलानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इन सर्वर के अंदर जाएंगे, एक्सेस करेंगे इन सर्वर को। तो पुट्टी ओपन करिए एंड SSH करिए इसको, CentOS। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सर्वर है, 1A है। इसमें हम ये कमांड पहले पेस्ट करते हैं। ये कमांड हमारी है माउंट करने की। ठीक है, एक फोल्डर बना देगा ये EFS के नाम से और उस EFS पे ये अटैच हो जाएगा। माउंट पॉइंट EFS डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो सबसे पहले हमें एक mkdir करना है। ठीक है, mkdir मतलब एक हमें फोल्डर बनाना है, किसके नाम से, EFS के नाम से। ठीक है, तो mkdir का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। लिनक्स में हम फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, EFS के नाम से हमने एक डायरेक्टरी बना दी। एंड अप की से अप, जो आपके कीबोर्ड में अप एंड डाउन की होती है ना, उससे आपके कमांड वापस आ जाते हैं पुराने वाले। तो मैं अप की दबा रहा हूँ, 1 2 3, 3 बार मैंने अप की दबाई तो मुझे पुराना ये कमांड मिल गया। मैं फिर इसे एंटर करूँगा। अननोन फाइल सिस्टम EFS, क्यों एरर आ रहा है ये अब हम देखते हैं, कुछ हमने मिस किया है क्या। ओपन EFS, क्लिक ऑन अटैच, यू विल गेट द कमांड SSH df5nm। EFS तो हमने बना दिया, एक बार देखते हैं LS करके EFS बन गया कि नहीं। हाँ, EFS तो बन गया हमारा। अननोन फाइल सिस्टम टाइप EFS। एक मिनट, मैं इसमें दूसरे सर्वर पे जाके देखता हूँ, कुछ तो मिस हुआ है हमसे। तो यस, एंड इसमें हम अब बनाते हैं एक डायरेक्टरी
dir एंड EFS ls करते हैं, ये डायरेक्टरी हमारी बन गई है। df-h करते हैं, ठीक है। अब एक मिनट, अब हम ये कमांड इसमें पेस्ट करते हैं। यूजिंग, अच्छा इसको करते हैं एक बार, माउंट हेल्पर्स इसके थ्रू करते हैं। ओके, ऑलराइट। तो यूजिंग, देखिए पहला कमांड हमारा रन नहीं हुआ है। अच्छा, EFS माउंट हेल्पर जो हम कमांड थी वो उसके थ्रू हमारा नहीं हुआ, लेकिन जो हमारा दूसरा कमांड था यूजिंग NFS क्लाइंट वो हमारा चल गया। तो एक बार अब इसमें करते हैं, हम इसमें दूसरा वाला कमांड रन करेंगे, ठीक है। इसमें दो कमांड दिया गया है, एक ये है EFS और दूसरा है NFS, ठीक है। तो हम NFS के थ्रू एक बार रन करते हैं इसको, ठीक है। माउंट -t EFS पे ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी माउंट हो जाए। अब अगर आप पहले देखोगे, ठीक है, ये पहले वाला अगर आप देखोगे df-h, df-h मतलब आपका क्या होता है कि माई कंप्यूटर जब आप खोलते हो तो उसमें आपको फोल्डर दिख जाते हैं, कितने फोल्डर हैं, कितने डिस्क हैं उसमें अटैच हैं, ठीक है। जैसे सी ड्राइव को ओपन करते हो, ये फोल्डर आपको दिख गए ना। सिमिलर वाइज लिनक्स में जब आप df-h करते हो तो आपको इस तरीके से ये फोल्डर दिखते हैं सारे, ठीक है। अब इसमें देखो, जो हमने अभी शेयर्ड ड्राइव या फिर EFS जो हमने बनाया वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। EFS कहीं दिख रहा है आपको? नो सर। ठीक है, अब नीचे आप आओ, ये कमांड जब हमने रन किया उसके बाद हम अब df-h करते हैं। अब आपको देखो यहाँ पे EFS दिख रहा है, ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी आपकी ऐड हो गई है, ये लास्ट वाली, सॉरी ये वाली। सिमिलर वाइज अब मैंने ये कमांड रन कर दिया, अब हम df-h करते हैं। सेम देखो, ये डायरेक्टरी देखिए अटैच हो गई है। अब हम अगर इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आपको जाना रहता है तो माई कंप्यूटर पे हम डबल क्लिक करते हैं तो फोल्डर के अंदर चले जाते हैं हम ना। लिनक्स में अगर आपको फोल्डर के अंदर जाना है तो CD-EFS करो आप और उसके अंदर चले जाओगे, ठीक है। CD-EFS। अब हम इसके अंदर करते हैं, एक डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं टेस्ट नाम से। ls करोगे मतलब लिस्ट करोगे, यहाँ पे आपको टेस्ट नाम का फोल्डर दिख रहा है EFS के अंदर। अब हम इसके अंदर देखते हैं, EFS पे जाते हैं पहले हम। देखो यहाँ पे मैंने कोई डायरेक्टरी बनाई टेस्ट नाम से, इस सर्वर पे बनाया, मैंने इस सर्वर पे था, लेकिन शो मुझे यहाँ पे कर रहा है। और अच्छे से समझाते हैं, आपको यहाँ पे टेस्ट के अलावा कोई डायरेक्टरी दिख रही है? नो सर। ठीक है, अब मैं इस सर्वर पे बनाऊंगा एक डायरेक्टरी, ठीक है, mkdir hello, ठीक है। ls करूंगा, मुझे यहाँ पे hello नाम की डायरेक्टरी दिख रही है। यहाँ पे मैं अब ls करता हूँ, देखो यहाँ पे भी आ गया। तो रेप्लिकेशन आप देख रहे हो, इसका अवेलेबिलिटी जोन अलग है, इसका अवेलेबिलिटी जोन अलग है, ओके। लेकिन फिर भी हमारा जो डेटा है वो सिंक हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, vi test I hello, this is a test for EFS। इसको आप छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए, ठीक है, बस मैं टेस्ट पर्पज से कर रहा हूँ। टेस्ट इज अ डायरेक्टरी, ओके। vim EFS I, this is a test file for EFS।
अब देखो मैंने एक इस पे नोट पैड फाइल बनाया है जिसका नाम है EFS। ठीक है, कैट करूँगा, अगर आपको नोट पैड फाइल देखना रहता है ना तो उसको कैट करके EFS ऐसे चलाना पड़ता है। तो उसके अंदर क्या लिखा है मैंने, दिस इज़ अ टेस्ट फाइल फॉर EBS EFS सॉरी EFS। ठीक है, और यहाँ पे मैं LS करूँगा, पहले देखूँगा फाइल आ गई। ठीक है, कैट करोगे EFS, दिस इज़ अ टेस्ट फाइल फॉर EFS, तो ये आपकी लैब सक्सेसफुल हुई। तो इसको अब देखो, ये जो DF-H करो, ये जो पर्टिकुलर डायरेक्टरी है ना EFS, ये एक पर्टिकुलर कहाँ पे रखा हुआ है, ये इसका माउंट पॉइंट है। ठीक है, इसने इसको एक पर्टिकुलर इस प्लेस पे रख दिया है और इसको आपके टीम के बंदे, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं इसको। जैसे ये शिवांगी का सर्वर है और ये शाहरुख का सर्वर है और एक सर्वर किसी और का है, तो सब लोग इसमें जाके, शिवांगी का काम है भाई कि उन शिवांगी का काम है सिर्फ ये पर्टिकुलर फाइल क्रिएट करना, चेक करना, और ठीक है सब कुछ उसी में रहना चाहिए। ठीक है, शिवांगी अपना उसमें काम कर रही है, इस पर्टिकुलर फोल्डर में काम कर रही है। ठीक है, CD हेलो के अंदर जा रही है और अपना वहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे शिवांगी का ये पर्टिकुलर फोल्डर है। ठीक है, और शिवांगी इस पे काम कर रही है, और ये भाई किसी और का है, मेरा फोल्डर है, मेरी डायरेक्टरी है, मेरा सर्वर है, मैं इस पे काम करूँगा। तो मेरा मतलब आपका डेटा एक ही जगह पे रहेगा, वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और ये खासकर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, जो वेबसाइट होस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए रहता है, क्योंकि आपका जो काम रहेगा ना वो क्या बोलते हैं, वो मिक्स टाइप रहेगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल हो आप, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंजीनियर हो, सबका काम अलग अलग है, लेकिन जगह तो एक ही है, डेटा तो एक ही जगह रखना है ना। तो वो शेयर्ड फोल्डर आपका इस वजह से यूज़ हो रहा है। तो ये आपका जो लैब था वो कंप्लीट है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है तो प्लीज़ यू मे आस्क। किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन? नो सर। अभी तो नहीं है सर। ओके, ठीक है, तो इसके आगे थोड़ा छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी मैं कवर कर देता हूँ। ठीक, जस्ट अलाउ मी अ सेकंड। तो इसके बाद हमारा एक आता है कि टाइप्स ऑफ स्टोरेज अवेलेबल फॉर EC2। EC2 में कितने तरीके के स्टोरेजेस अवेलेबल हैं। ठीक है, मतलब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर ज़्यादा हो तो कल करूँ मैं, अगर आप लोग को। जी कर दीजिए सर, कोई इशू नहीं। ओके, ठीक है, तो जो हमारे EC2 इंस्टेंस होते हैं उनमें कितने तरीके के हमारे पास स्टोरेजेस अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आप ये EC2 इंस्टेंस मैंने बनाया है, इसमें आप अगर जाओ स्टोरेज पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइप्स देखोगे कितने तरीके के हम यहाँ पे स्टोरेजेस हैं, अमेजन कितने तरीके के स्टोरेजेस देता है। तो अभी जो देख रहे हो आप EBS है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेजेस। ठीक है, एक स्टोरेज और आता है, वो है इंस्टेंस स्टोरेज। वो नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत रेयर केस में मिलेगा देखने को। तो अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं क्या है ये। टाइप्स ऑफ स्टोरेज अवेलेबल फॉर EC2। ठीक है, तो these storage are attached with EC2 servers when you create launch any server। ठीक है, you can use as a root volume, you can't use। देखो जो स्टोरेज की बात हो रही है EC2 को, EC2 के साथ, वो जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ अटैच होती है, आइदर वो रूट वॉल्यूम पे या फिर D ड्राइव पे या C ड्राइव पे, सॉरी E ड्राइव पे। ठीक है, उसके साथ जो अटैच होती है स्टोरेज, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जब हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उसके साथ जो स्टोरेज आएंगे हम उनकी बात कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि भाई क्या हम S3 को एज अ स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं EC2 इंस्टेंस पे? नहीं कर सकते। ठीक है, S3 इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज। ठीक है, और S3 को हम एज अ रूट वॉल्यूम भी
कभी यूज़ नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है और ये हमारा जो है वो ब्लॉक लेवल स्टोरेज है, इसलिए हम इसको बोलते हैं EBS। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लॉक स्टोरेजेस अवेलेबल फॉर EC2। EC2 instance have either of storage attached in root volume but can have both storage as one root volume and one as a normal volume like D drive, E drive. Okay, so maximum time you will see EBS। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि कितने तरीके के स्टोरेज होते हैं। दो तरीके के EBS वॉल्यूम होते हैं हमारे, एक होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, एक होता है इंस्टेंस स्टोर। ठीक है, जब आप EC2 इंस्टेंस का जो रूट वॉल्यूम होता है ना, वो इनमें से कोई एक होगा, या तो वो EBS होगा या तो इंस्टेंस स्टोर होगा। हमारे केस में क्या है, EBS है, क्योंकि हमने ये चेंज नहीं किया है। तो जब आप सर्वर क्रिएट करते हो तो वहाँ पे एक स्टोरेज का ऑप्शन आता है। जब EC2 इंस्टेंस आप क्रिएट करते हो ना, तो वहाँ पे ही आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इसको चेंज करना चाहते हो EBS से हटा के इंस्टेंस स्टोर पे, तो वहीं पे आप कर सकते हो। बाद में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ C ड्राइव की, रूट वॉल्यूम की। ठीक है, तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज़ इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज? EBS is a persistent storage, means server stopped and rebooted data won't be deleted। तो EBS जैसे ये हमारा सर्वर है, अगर मैं इसको स्टॉप करूँगा, ठीक है, या रीस्टार्ट करूँगा, तो हमारा जो डेटा रहेगा इसके अंदर ना, वो डिलीट नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं पर्सिस्टेंट स्टोरेज। ओके, डेटा वोंट बी डिलीटेड। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, भाई ये कैसी बात हुई कि डेटा नहीं डिलीट होगा? कौन से केस में डेटा डिलीट होता है सर्वर रिस्टार्ट करने में? तो उस पर भी मैं आगे आता हूँ। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। कुछ ऐसे हैं हमारे पास स्टोरेजेस कि अगर उनको स्टॉप कर दोगे ना, तो भाई तुम्हारा डेटा ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्टोरेज होते हैं ना EBS, दिस इज़ अ नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ये डायरेक्टली सर्वर्स से अटैच नहीं होते हैं। जैसे मेरा ये जो लैपटॉप पे जो ये स्टोरेज है ना, C ड्राइव, ये मेरा डायरेक्टली अटैच्ड है। लेकिन जो EBS होता है ना आपका, वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, वो एक तरह से आपका नेटवर्क के थ्रू अटैच होता है। मतलब कि आपका स्टोरेज कहीं और पड़ा हुआ है, ठीक है, सर्वर आपने कहीं और बनाया हुआ है। ठीक है, जो AWS में जो आपके इंस्टेंस बनते हैं ना, इंस्टेंस आपने बना दिया, लेकिन जब आप स्टोरेज क्रिएट करोगे ना, क्लिक ऑन वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम आपका हुआ ना, तो ये वॉल्यूम आपका कहीं दूसरे हार्ड डिस्क से उठाएगा वो। ठीक है, उनके पास एक बहुत बड़ी सी हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये है, और ठीक है, कई टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क उनके पास पड़ी हुई है। तो जब आप सर्वर क्रिएट करते हो ना, तो सर्वर क्रिएट करने के बाद जो वो हार्ड डिस्क लेते हैं, वो यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, मान लो उनके पास जो है 100 TB की हार्ड डिस्क है। ये काफ़ी छोटा हो गया ये। ठीक है, ये 100 टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क है उनके पास। सॉरी, छोड़ो इसको। तो जब आप सर्वर क्रिएट करते हो तो उनके पास कई हज़ारों टेराबाइट की हार्ड डिस्क पड़ी हुई है। वहाँ से वो तुम्हें एक पर्टिकुलर लेंगे। ठीक है, जैसे ये 10 GB है, 20 GB है, क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 1 TB या फिर, ठीक है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से एक वॉल्यूम बनाने के लिए। तो ये हमारा जो हार्ड डिस्क होता है EBS, ये हमारा डायरेक्ट अटैच नहीं होता है सर्वर से, ये नेटवर्क के थ्रू आता है। ठीक है, मेन हार्ड डिस्क कहीं और रखी हुई है और वहाँ से आपको ये दे रहे हैं। ठीक है, स्टोरेज अवेलेबल दे रहे हैं ये। टू अटैच अ EBS वॉल्यूम विथ EC2 इंस्टेंस, बोथ शुड बी इन सेम अवेलेबिलिटी जोन, ओके, ऑफ सेम रीजन। मतलब जब आप कोई EBS वॉल्यूम अटैच कर रहे हो सर्वर से, तो उसका रीजन सेम होना चाहिए। अब आप कहोगे यार इसमें भी रीजन होता है, तो यस, इसमें भी रीजन होता है। जैसे इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम है 6B6।
ठीक है, वॉल्यूम आईडी भी रहती है। जैसे आपका सी ड्राइव है ना, सी ड्राइव की आपकी वॉल्यूम आईडी भी रहेगी। तो हम 6B6 का देखते हैं। 6B6 है ये वॉल्यूम जो 1A हमने सर्वर बनाया है वो इसका वॉल्यूम है। ठीक है, अब हम इसकी अवेलेबिलिटी जोन देखते हैं क्या है। अवेलेबिलिटी जोन यूएस ईस्ट 1A है। ठीक है, तो सर्वर भी आपका इसी जोन में है और वॉल्यूम भी आपका इसी जोन में है। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो सर्वर और वॉल्यूम मतलब सी ड्राइव भी आपका उसी वॉल्यूम में, उसी एजी में होना चाहिए, अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए। व्हेन इंस्टेंस वी क्रिएट डिफॉल्ट ईबीएस टाइप इज GP2, मतलब जनरल पर्पस एसएसडी। जब हम इंस्टेंस बनाते हैं ना तो उस समय जो डिफ़ॉल्ट ईबीएस टाइप होती है वो GP2 होती है। GP2 मतलब जनरल पर्पस एसएसडी। देखो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम टाइप है वो देखो GP2 दिखा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं जनरल पर्पस एसएसडी। और सारी जो हमारी वो होती है ना वॉल्यूम होती है ना, वो सारी हमारी एसएसडी ही रहती हैं, बहुत तेज़ काम करती हैं। ठीक है, जो थ्रूपुट, इनपुट, आउटपुट ये सब देख रहे हो, आईओप्स वगैरह, आप लोग भी ये करिए। जब आप सर्वर बनाते हो ना तो R&D करा करो उसमें सर्वर बनाने के बाद। ठीक है, वॉल्यूम पे क्लिक करो, देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, अवेलेबिलिटी जोन है, आईओ परफॉर्मेंस क्या होता है। कुछ नहीं, अगर मैं नहीं बता रहा हूँ तो आप इसको खुद ही गूगल कर लो। ठीक है, जैसे आईओप्स क्या होता है, ठीक है, थ्रूपुट क्या होता है, ये सब मतलब काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं। मतलब आपको जब इंटरव्यू में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आप काम करने जाओगे ना तो आप थोड़ा सा वाइडली सोचोगे इस सब के बारे में। जब आपको ये सब पता रहेगा ना तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा सोचेगा और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई सामने वाला आपसे कोई क्वेरी करता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको अच्छा आगे मैं बताऊंगा, अभी नहीं। अब आईओप्स इज़ अ डेटा, ठीक है, रीड एंड राइट स्पीड। जो यहाँ पे आईओप्स है ना, आईओप्स लिखा हुआ है 100। आईओप्स मतलब क्या होता है? डेटा रीड एंड राइट स्पीड, मतलब आपका जो डेटा रीड एंड राइट करेगा उसकी स्पीड क्या रहेगी। ठीक है, कितनी तेज़ से आपका डेटा रीड एंड राइट कर सकते हो। कुछ भी अगर आप सर्वर पे क्रिएट कर रहे हो या बना रहे हो, उसको रीड एंड राइट करने का है। ठीक है, तो वो कितनी तेज़ हो रहा है, देख रहे हो कितनी तेज़ हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं आईओप्स। आईओप्स जितना ज़्यादा आपका रहेगा डेटा आपका, उतनी ज़्यादा तेज़ से आप रीड एंड राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे आईओप्स आपका 100 है। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और भी कर सकते हैं। इसके बाद है थ्रूपुट, एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, थ्रूपुट इज डेटा ट्रांसफ़र। जब आप एक फाइल को कॉपी करके पेस्ट करते हो, मूवी सेंड करते हो किसी दूसरे डायरेक्टरी में, ठीक है, कुछ भी करते हो, तो उसको हम बोलते हैं थ्रूपुट। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, MBPS, कितने MBPS से डेटा ट्रांसफ़र आपका हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड थ्रूपुट। थ्रूपुट भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। मैंने थ्रूपुट नहीं लगाया है, जो डिफ़ॉल्ट थ्रूपुट था वो है। तो ये सब हम आईओप्स और थ्रूपुट हम कब लगाते हैं? जब आपका जो सर्वर रहता है ना वो कोई डेटाबेस है, SQL से रिलेटेड है। ठीक है, उस केस में हम थ्रूपुट लेते हैं। तो ये भी है, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। ये सब इंटरव्यू में नहीं आएगा, लेकिन ये सब गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आपको ये सब पता रहना चाहिए। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टोरेज आता है, जो इंस्टेंस पे हम लगाते हैं, जैसे EBS है, दूसरा है इंस्टेंस स्टोरेज। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। दिस इज अ डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज टू सर्वर, सो स्पीड विल बी फास्ट। अब अब आप इसको देखो। ठीक है, जो आपका ये स्टोरेज था ये डायरेक्टली अटैच नहीं था सर्वर पे, लेकिन ये जो स्टोरेज है आपका ये डायरेक्टली अटैच्ड है सर्वर पे। मतलब जब आप सर्वर क्रिएट करते हो तो उसी सर्वर पे एक हार्ड डिस्क लगी रहती है, उस कई टेराबाइट की हार्ड डिस्क रहेगी। वही हार्ड डिस्क आपका सर्वर पे अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है, और ये कौन से सर्वर्स पे हम यूज़ करते हैं? जैसे आपका सर्वर है, कोई डेटाबेस का सर्वर है जिसमें आपको बहुत तेज़ स्पीड चाहिए, मतलब ट्रांजेक्शन हो रहा है बैक टू बैक। फॉर एग्जांपल ICICI का ATM है ना, अब उनका ATM जिस पर्टिकुलर सर्वर पे चल रहा है ना, उसका जो स्टोरेज होगा वो मेरे हिसाब से,
ठीक है, या 99% चांसेस हैं कि वो इंस्टेंस स्टोरेज ही होगा, क्योंकि इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है ना। सोचो एक सेकंड में कई हज़ारों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एक मिनट में लाखों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, एक घंटे में कई लाख, 10-15 लाख ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो उस केस में आपको इंस्टेंस स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है जब आपका ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको चाहिए कि डेटा आपका बहुत तेज़ ट्रेवल कर सके। उस केस में ये होता है। इंस्टेंस स्टोर विल हैव 10 GB पर डिवाइस। तो इसका जो स्टोरेज की लिमिट होती है वो 10 GB ही होती है। पर डिवाइस मीन्स पर इंस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे जो आपका EBS टाइप है, ठीक है, वो इंस्टेंस स्टोर हो जाएगा और 10 GB उसका लिमिट होता है, 10 GB से ज़्यादा नहीं होगा। बढ़ा सकते हो, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट रेज करना पड़ेगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट आपका 10 GB रहता है। और इसके साथ एक ड्रॉबैक है, क्योंकि ये सर्वर के साथ ही अटैच होता है स्टोरेज। अगर आपने इसको स्टॉप किया, ठीक है, या टर्मिनेट किया, तो डेटा आपका चला जाएगा, मतलब रिफ्रेश हो जाएगा आपका स्टोरेज और डेटा आपका ज़ीरो। तो इसलिए इस अगर ये स्टोरेज आपके सर्वर के साथ अटैच है तो द ओनली ऑप्शन यू हैव इज़ टू रीबूट, डू नॉट स्टॉप। और ये नॉन परसिस्टेंट स्टोरेज होता है, क्योंकि हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, या स्टॉप कर सकते हैं लेकिन करोगे तो भाई आपकी मर्जी है, ठीक है, डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, तो गारंटी नहीं है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल, ठीक है। मेरी जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई, ठीक है, एक सी टास्क आया, सी टास्क इज़ अ चेंज टास्क। तो उसमें टास्क क्या था कि सर्वर का जो टाइप था, जैसे T2 माइक्रो है, इसको हमें चेंज करना था, इसको इंक्रीज करना था, T2 माइक्रो से T2 मीडियम करना था। तो हमने उसको सर्वर को स्टॉप किया, ठीक है। स्टॉप करने के बाद हम इसको मॉडिफिकेशन में गए, एंड मॉडिफिकेशन के बाद हमने इस पर राइट क्लिक करके 1A, हाँ ये, इस पर हमने राइट क्लिक करके इंस्टेंस सेटिंग पे गए और चेंज, ठीक है, चेंज सर्वर टाइप किया हमने, ठीक है। अभी वो स्टॉप हो जाएगा तभी आएगा वो, ठीक है। सर्वर टाइप हमने चेंज किया और वो कर दिया, ठीक है। लेकिन जो इंजीनियर था उससे गलती क्या हो गई, उसने स्टोरेज में जाके चेक नहीं किया कि वहाँ पे एक EBS के साथ साथ एक परसिस्टेंट स्टोरेज भी लगा हुआ है, और वो डेटाबेस का सर्वर था। जो ये 1A है ना, वो डेटाबेस का सर्वर था, SQL का। एंड जो स्टोरेज उसमें थी वो EBS नहीं थी, वो थी परसिस्टेंट स्टोरेज, ठीक है। और जैसे सर्वर रिबूट किया सारा डेटा हो गया डिलीट, ठीक है। और जब उसने सर्वर टाइप चेंज किया और ऑन किया और वैलिडेशन के लिए एप्लीकेशन ओनर से कंफर्म किया कि दैट आई हैव चेंज द सर्वर टाइप, कैन यू प्लीज़ वैलिडेट, तो उसने लॉगिन किया सर्वर पे, और जब उसने देखा कि उसकी जो परसिस्टेंट स्टोरेज थी वहाँ पे डेटा उसको ज़ीरो दिखा रहा है, तो एक आउटेज ओपन हुई, ठीक है, S1, क्योंकि वो डेटाबेस था, ठीक है, SQL का सर्वर था। और बहुत उस पर एस्केलेशंस आई कि हम लाइक इंजीनियर ने क्यों चेक नहीं किया, उसको चेक करना चाहिए था कि इंस्टेंस टाइप क्या है, ठीक है, स्टोरेज टाइप क्या है, तभी उसको डिलीट करना चाहिए था। तो इसलिए आपको ये पता रहना चाहिए कि EBS एंड इंस्टेंस स्टोरेज क्या है और इसके ड्रॉबैक्स क्या है अगर आप उसको स्टॉप करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कल को आपकी जॉब लगेगी और आपसे अगर कोई बोलता है कि भाई ये हमारा सर्वर स्टॉप करना है, तो यू शुड जस्ट वैलिडेशन के लिए आप इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, स्टोरेज पे क्लिक कर दिया। अगर यहाँ पे आपको EBS के अलावा इंस्टेंस स्टोरेज आएगा तो उस समय आपको दिमाग में रहेगा कि अगर इंस्टेंस स्टोरेज है तो मैं सर्वर को अगर मैं स्टॉप करूंगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आप पर्टिकुलर उस जो बंदे ने टिकट रेज किया है, यू विल रीच आउट टू हिम कि हे ब्रो, लाइक द टिकट दैट यू हैव ओपन टू स्टॉप द सर्वर और रिबूट द सर्वर और चेंज द इंस्टेंस टाइप, देयर इज अ इंस्टेंस स्टोरेज अटैच्ड टू द सर्वर, सो इफ आई एम गोइंग टू स्टॉप द सर्वर all the data will be deleted, ठीक है। तो इससे that particular person will know that you have a deep knowledge in AWS and you will be more confident कि हाँ आपने जो पढ़ा है वो you have learned such a strong base, ठीक है। ये सब चीज़ें कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा। इवन जब आउटेज हमारे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में ओपन हुई थी ना, तो 90% लोगों को ये पता ही नहीं था ये कि इंस्टेंस स्टोरेज के साथ ऐसा भी प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको स्टॉप करोगे तो डेटा विल बी डिलीटेड। वी हैव टू ओपन अ AWS केस, ठीक है,
उन लोगों ने AWS केस ओपन किया था, सपोर्ट केस, और उनसे पूछा था कि भाई ये डेटा डिलीट क्यों हुआ। तब जाके AWS वालों ने बताया उस इंजीनियर को और एप्लीकेशन टीम को कि इंस्टेंस स्टोरेज लगा हुआ था इस पे, उसको हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं टेम्परेरी स्टोरेज, इस वजह से डेटा डिलीट हुआ। ठीक है, तो दैट्स द रीजन आई एम लाइक मैं इसको कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्यूचर में आपके काम आ सकता है। ओके, तो ठीक है, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। कल हम कवर करेंगे स्नैपशॉट। अभी तक का अगर कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, यू मे आस्क और वी आर गुड। एनी क्वेश्चन, कंफ्यूजन? नो सर। नो सर।